नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे ये खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में बाद में आई है। चर्चा अब धीरे धीरे शुरू हुई है, लेकिन खबर बहुत गंभीर है। पश्चिम बंगाल में 4 मई को सत्ता का हस्तांतरण होता है और सत्ता का हस्तांतरण मतलब पश्चिम बंगाल में जो सरकार थी ममता बनर्जी की, वो चुनाव हार जाती है और ममता बनर्जी 9 मई तक तो वो कह रही थी कि हम हटेंगे नहीं, इस्तीफा नहीं देंगे, वो अलग बवाल चलता रहा। लेकिन फाइनली उनको इस्तीफा देना ही पड़ा और जो नई सरकार बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो नई सरकार बन गई। लेकिन ठीक 22 दिन के बाद 26 मई को जैसे ही सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद एक के बाद एक शुभेंदु अधिकारी के ऑर्डर पास होने लगते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो ऑर्डर होता है कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का उन्होंने नारा पहले भी दिया था, चुनाव के पहले भी दिया था। ये स्टेटेड स्टैंड था भारतीय जनता पार्टी का। होम मिनिस्टर कई बार बोल चुके थे, प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके थे। लेकिन नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने कुछ जो बड़े फैसले लिए, उसमें से एक फैसला ये था। इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया को लेकर के भारत सरकार भी गंभीर है और नई सरकार जो बनी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है, तो वो भी गंभीर है। केंद्र में हालांकि एनडीए कह सकते हैं आप, दूसरी पार्टी का भी समर्थन है, लेकिन लीडिंग लेड बाय बीजेपी है। तो दोनों जगह आप कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो दोनों की फिलॉसफी एक है, दोनों की मान्यता एक है, सोच एक है। तो सोच का प्रतिफल यह हुआ कि जो बात मोदी ने कही चुनाव के दौरान, गृह मंत्री ने कही चुनाव के दौरान, अमित शाह ने कही, वही बात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दोहराई और उस कमिटमेंट को पूरा कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में नहीं रहेंगे। उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, उनका नाम डिलीट किया जाएगा सिस्टम से और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए पुलिस को उन्होंने सर्वाधिकार दे दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सर्वाधिकार दे दिया। पुलिस को कहा कि अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि फलाना व्यक्ति या फलाना महिला, फलाना पुरुष अवैध रूप से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, अगर आप कंफर्म है अपने तरीके से और वो सारे कागजात पुष्ट कर रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल की नागरिक नहीं है, मतलब भारत की नागरिक नहीं है और ये बांग्लादेश से आई हैं, तो आपको किसी कानूनी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फैसला करें और उन्हें बॉर्डर के पास पहुंचाएं, बाकी काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करेगी। बंगाल पुलिस को कह दिया गया कि बाकी काम बीएसएफ करेगी, या जहां बीएसएफ के ऊपर या बीएसएफ को इंडियन आर्मी से मदद लेनी पड़ रही है, वहां इंडियन आर्मी करेगी। जाहिर है बहुत जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ भारत की जो इंडियन आर्मी है वो भी मदद कर रही है, उनका भी इंटेलिजेंस इनपुट है, जो दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो शुभेंदु सरकार ने साफ साफ आदेश दे दिया कि इसके लिए आपको किसी कानूनी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी लोकल न्यायालय के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए कि फलाना व्यक्ति या फलाना परिवार, फलाना पुरुष, महिला, जो भी है, या बच्चे, वो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में इतने इतने दिनों से रह रहे हैं। ये ऑर्डर आ गया। और उसके बाद आपने देखा होगा, अभी गृह मंत्री ने गुजरात में बयान दिया कि प्रत्येक दिन 5,000 से 15,000 के करीब, अगर मान लीजिए कि मीन निकालने की 10,000 लोग प्रत्येक दिन छोड़ रहे हैं, प्रत्येक दिन, तो कितने संख्या में, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत छोड़ रहे हैं वाया पश्चिम बंगाल। नेपाली भी होंगे तो वो भी छोड़ेंगे। मतलब अवैध रूप से जो कोई भी घुसपैठिया, चाहे म्यांमार से आया हो, चाहे रोहिंग्या आया हो, उनको अब पश्चिम बंगाल में रहना मुश्किल हो रहा है। और इसके लिए उन्होंने होल्डिंग कैंप बना दिया, कंसंट्रेशन कैंप बना दिया, उनको डिटेन करना शुरू कर दिया।
पकड़ पकड़ के पूछताछ शुरू हो गई, हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में, हर जगह पूछताछ शुरू हो गई पूरे पश्चिम बंगाल में। और इसका खामियाजा ये हुआ कि बांग्लादेश में रातों रात कहा जा रहा है कि वहां की आबादी बढ़ने लगी। अब लाखों में अगर इधर से उस तरफ जा रहे हैं, जो वहां से छोड़ करके इधर आए थे, तो आबादी तो घटी थी उनकी, फिर आबादी बढ़ने लगी। खैर, वो विषय नहीं है। विषय है कि पश्चिम बंगाल में वो सरकार आ गई जिसका रिश्ता अब बांग्लादेश से कॉर्डियल नहीं होगा, चूंकि वो बॉर्डर का इलाका था और वो बॉर्डर के इलाके में 600 किलोमीटर पे फेंसिंग होगी, ये आदेश दिया जा चुका है, लैंड ट्रांसफर किया जा चुका है और 600 किलोमीटर में अब फेंसिंग नए सिरे से होगी और अधिक मजबूत बनाया जाएगा बॉर्डर को, जहां से कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, इधर के भी लोग उधर ना जाएं, उधर के भी लोग इधर ना आए, ये नहीं हो। इसके अलावा अगर ये जो बॉर्डर अगर सील हो जाता है तो फिर एक रास्ता बचता है हवाई मार्ग का और फिर जल मार्ग का। जल मार्ग से आपको बहुत दूसरे दूसरे तरीके से आना पड़ेगा, वहां भी जल मार्ग पर भी विजिलेंस है, समुद्र मार्ग से भी, और कुछ जो नदी जा रही है उसके भी माध्यम से छोटे छोटे जो नदी नाले हैं जो बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं, उससे जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो बॉर्डर का ही इलाका है समझिए, वहां पर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। बड़ा जो अस्थायी करने का जो गेम प्लान था दो बड़ी खुफिया एजेंसी का, उसमें आईएसआई और सीआईए, इन दोनों का बड़ा गेम प्लान फेल होता दिखाई पड़ रहा है और अब उनको लग रहा है कि भारत अपने बॉर्डर को सील करता जा रहा है। मई महीने में ही गृह मंत्री की बॉर्डर राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं। इस बीच 22 दिन के बाद ये तो पश्चिम बंगाल की घटना हुई जिसका सीधा इंपैक्ट हो रहा है कहां पर, बांग्लादेश के ऊपर। तो बांग्लादेश में 4 मई से 22 दिन जोड़ लीजिए और तो 26 मई को रात्रि के 10 बजे बिल्कुल गुपचुप तरीके से सारे प्रोटोकॉल को खत्म करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और पूर्ववर्ती सरकार में जो सलाहकार थे मोहम्मद यूनुस, वो अमेरिकी राजदूत से उनके निवास पर मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर कोई सरकारी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं होता है, ना ही डिफेंस पर्सनल वहां मौजूद होते हैं, ना ही खुफिया एजेंसी के लोग होते हैं, मतलब बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के लोग। ना तो बांग्लादेश के खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं, ना डिफेंस के बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं, ना बांग्लादेश पुलिस के कोई, ढाका पुलिस का कोई ऑफिसर वहां मौजूद होता है, और ना ही कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर मौजूद होता है। कोई भी अधिकारी बांग्लादेश के ढाका में रात्रि 10 बजे अमेरिकी राजदूत के घर पे इन तीनों की मुलाकात में मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए ये खबर फैली है कि ये गुपचुप मीटिंग हुई क्यों हुई ये मीटिंग। तारिक रहमान, मोहम्मद यूनुस और अमेरिकी राजदूत की मुलाकात हुई तो ये तो बात होनी चाहिए कि हाँ भाई प्रधानमंत्री गए हैं, प्रोटोकॉल था। रात के 10 बजे चुपके से, क्या स्वयं गाड़ी ड्राइव करके गए हैं या सिर्फ एक ड्राइवर के साथ तारिक रहमान गए हैं, अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल छोड़ करके तारिक रहमान ढाका में मिलने जा रहे हैं अमेरिकी राजदूत से। और ठीक उसी तरीके से यूनुस भी अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को हटा करके, जाहिर है उनको भी सिक्योरिटी मिली होगी, तो वो अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को डिच करके वो जाते हैं अमेरिकी राजदूत के पास मिलने के लिए और उनकी मुलाकात होती है। रात को देर रात्रि इनकी मीटिंग खत्म होती है, बाहर आते हैं और सुबह सुबह मोहम्मद यूनुस पेरिस के लिए टर्किश एयरलाइंस पे देख लीजिए, ध्यान रखिए आप, मोहम्मद यूनुस टर्किश एयरलाइंस से पेरिस के लिए रवाना होते हैं। अब ये टर्किश एयरलाइंस की मैं बार बार कह रहा हूं बात कि जब इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस की ज्वाइंट वेंचर हुई थी
तब हमने पहली बार यह कहा था कि टर्किश एयरलाइंस सिर्फ टर्किश एयरलाइंस नहीं है। एर्दोगन सिर्फ टर्की के एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुझे मत समझिए। एर्दोगन MI6 की जन्म है। MI6 के द्वारा पैदा किया गया एक राजा है, एक खुफिया एजेंट है जो टर्की को कंट्रोल कर रहा है। और टर्किश एयरलाइंस अपने माध्यम से MI6 के पूरे प्लान को ऑपरेट करने का बड़ा टूल है टर्किश एयरलाइंस। अब ये टर्किश एयरलाइंस से मोहम्मद यूनुस रवाना हो जाते हैं पेरिस। अब पेरिस के पीछे एक और कहानी है। अगस्त 2024 में देखिए, 15 साल से शेख हसीना की सरकार थी कहां? बांग्लादेश में। कब से? 2009 से। 2014 में सरकार बनी किनकी? मोदी की। 2014 से 2024 10 साल मोदी के साथ शेख हसीना के अच्छे रिश्ते रहे। और इस दौरान बांग्लादेश भारत से कई मामलों में, कई मानकों में तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई और तेजी से वहां पर स्टेबिलिटी आ रही थी। कहां? बांग्लादेश में। 1996 में पहली बार शेख हसीना की सरकार बनी और उसके बाद जो दूसरी सरकार बनी बेगम खालिदा जिया की, जो अब नहीं है इस दुनिया में, और दोबारा शेख हसीना की सरकार 2009 में बनी। अब बेगम खालिदा जिया के ये पुत्र हैं श्रीमान तारिक रहमान। अब 15 साल के बाद अगस्त 2024 में यूनुस पेरिस से ही लौटे थे ढाका। मतलब यह हुआ ढाका में